क्या आपको कभी बड़ी ड्रिलिंग मशीन या बगल में जाती मोटरसाइकिल की आवाज के कारण अपने कान बंद करने पड़े हैं? अगर हाँ, तो आप जानते ही होंगे कि तेज आवाज का क्या मतलब होता है। हालांकि अगर हम इनकी तुलना सबसे तेज आवाजों से करें तो आपको ये आवाजें कुछ भी नहीं लगेंगी। कुछ ऐसी आवाजें हैं जो कि प्रकृति, जानवर और इंसानों द्वारा बनाई गई मशीन करती हैं। इनके बगल में अगर आप खड़े हों तो आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो आप मर जाएं। तो आइए जानते हैं कि हम खुद को ऐसी परिस्थितियों से कैसे बचा सकते हैं, ये जानकर कि कौन सी आवाजें सबसे तेज हैं। 26 अगस्त 1883 को सबसे तेज आवाजों में से एक आवाज ने पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। यह आवाज थी कराकाटो ज्वालामुखी के फटने की। ये विस्फोट अपनी घटना स्थल से 100 मील दूर भी सुना जा सकता था और इस विस्फोट की आवाज 172 डेसिबल्स दर्ज की गई थी। अब हम सब जानते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन काफी धमाकेदार हो सकता है, लेकिन इसे एक पर्सपेक्टिव देने के लिए अगर इस तरह का जोरदार विस्फोट डाउनटाउन लॉस एंजलिस में हुआ तो 100 मील दूर सैन डिएगो में रह रहे लोग इसको सुन सकते हैं और उन्हें ऐसा अनुभव होगा जैसे वे किसी स्पेशल शटल लॉन्च के बगल में खड़े हैं। क्राआटोआ के विस्फोट के झटके ने ग्रह के हर दिशा में 4 बार चक्कर लगाया। विस्फोट से लगभग 40 मील की दूरी के दायरे में कई नाविकों के कान के पर्दे फाड़ दिए। बाप रे, ये सच में बहुत ही खतरनाक है। लेकिन कोई आवाज इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? तो इस बात को समझने के लिए कि कौन सी चीज आवाज को इतना तेज बनाती है और उससे हमें तकलीफ क्यों होती है, इसे समझने के लिए हमें जानने की जरूरत है कि आवाज काम कैसे करती है। जब हम किसी चीज को ठोकते हैं, तोड़ते हैं या फिर उसे किसी और तरीके से एनर्जी मिलती है तो उससे साउंड वेव्स जनरेट होती हैं। समुद्र की ऊंची नीची लहरों की विपरीत साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती जाती हैं और कुछ ऐसी नजर आती हैं। ये स्प्रिंग की तरह चलती हुई नजर आती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे ध्वनि तरंगे चलती हैं वे दबाव में अंतर पैदा करते हुए जिस माध्यम से वे आगे बढ़ रहे हैं उसे संकुचित और विस्तारित करती हैं। अब हमारे कान के पर्दे की मेम्ब्रेन आवाज से हुए उत्पन्न प्रेशर को सिग्नल्स में बदलती है और इन्हें हमारा दिमाग आवाज के तौर पर पहचानता है। जितनी ज्यादा तेज आवाज होगी प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा और जब आवाज बहुत ज्यादा तेज होती है तो इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। ये आवाजें कितनी तेज हैं इसे मापने के लिए हम डेसिबल्स का प्रयोग करते हैं। अगर हम रोजमर्रा की बात करें तो ये आंकड़े काफी छोटे होते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके सांस लेने की आवाज का डेसिबल मात्र 10 होता है और जब हम सामान्य रूप से बात कर रहे होते हैं तो आवाज 60 डेसिबल्स तक जाती है। लेकिन चीजें तब बहुत ज्यादा बुरी हो जाती हैं जब कुत्ते भौंकने लगते हैं और 90 डेसिबल जितनी आवाज करते हैं। जब एक बच्चा रोता है तब वो 100 डेसिबल जितनी आवाज करता है। हालांकि ध्वनि को जैसे मापा जाता है इसके कारण 90 और 100 डीबी के बीच 10 डीबी की वृद्धि वास्तविक में कथित मात्रा से दोगुने होने का अनुवाद करती है। ये प्रत्येक 10 डीबी की वृद्धि के लिए लागू होता है। लेकिन आवाजें बच्चों के रोने की आवाज से भी ज्यादा तेज हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हम चैनसो की बात करते हैं तो उसका आवाज 110 डेसिबल जितना होता है। जब कभी भी चैनसो पर काम कर रहे होते हैं तब हियरिंग प्रोटेक्शन पहनना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये आवाज को तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर आप लगातार इसके कांटेक्ट में आते रहे या फिर अगर 2 मिनट के लिए बिना प्रॉपर प्रोटेक्शन के चैनसो का इस्तेमाल करते रहे तो हो सकता है कि आपके कान हमेशा के लिए खराब हो जाएं। हालांकि और भी कई आवाजें इतनी भयानक होती हैं लेकिन सिर्फ उनकी तेज आवाज के कारण नहीं। अगर आप कभी बदकिस्मत निकले और आपका सामना किसी शेर से हुआ तो आप शायद अपने जीवन के अंत में भी यह आवाज सुनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो आपको खा जाए आपने उससे 1 फीट दूरी खड़े होकर 114 डेसिबल की आवाज सुनी है भाई। इस फैक्ट को और भी ज्यादा बुरा बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि शेर 90 सेकंड में कम से कम 50 बार दहाड़ सकता है। पृथ्वी पर शेर सबसे ज्यादा जोर से आवाज करने वाला जानवर नहीं है, फिर भी उन्हें 5 मील दूर से सुना जा सकता है। एक और प्रकार का शोर है जिसे हम में से अधिकांश लोग जानते हैं, वो है भीड़ के चिल्लाने की आवाज। जब लोगों का एक बड़ा समूह खेल के मैदान में इकट्ठा होता है और चिल्लाना शुरू करता है तब बहुत ज्यादा शोर होता है। 2011 NBA प्लेऑफ के दौरान भीड़ की आवाज को 115 डेसिबल पर मापा गया, जो इस तरह के इवेंट के लिए आम बात है। क्योंकि स्टेडियम में कभी कभी इससे भी ज्यादा तेज आवाजें होती हैं, कभी कभी तो ये 131 डीबी का भी रिकॉर्ड तोड़ देती है। इतनी आवाज ग्लैटरास फुटबॉल क्लब के प्रशंसकों ने 2011 में रजिस्टर की थी। अब अगर हम गर्जनाओं की बात कर ही रहे हैं तो तूफान से ज्यादा तेज गर्जन शायद ही किसी चीज का होता होगा। तूफान को 120 डेसिबल में आंका जा सकता है और सही परिस्थितियों में एक आने वाले तूफान को आप 10 मील दूर से भी सुन सकते हैं।
तूफान की आवाज तब बनती है जब लाइटिंग के कारण हवा इस हद तक गर्म हो जाती है कि एयर पार्टिकल्स बाहर की तरफ एक्सप्लोड होने लगते हैं और एक शॉक वेव फॉर्म होती है जिससे हमें आवाज सुनाई देती है। शायद इसीलिए कुत्ते घबरा जाते हैं। इस बात पर डिपेंड करते हुए कि लाइटिंग कहां पर गिरी है, थोड़ी ही देर में आपको एम्बुलेंस की भी आवाज सुनाई देगी। हालांकि ये सभी आवाजें आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई हैं और ये आवाज भी 125 डेसिबल जितनी होती है। अगर आप इन चीजों के पास थोड़ी देर के लिए भी खड़े रहे तो हो सकता है कि भैया आपके कान परमानेंटली खराब हो जाएं और आपके कान बजने लगें। कान के बजने की इस आवाज को टिनिटस के नाम से जाना जाता है। ये आवाज इसीलिए उत्पन्न होती है क्योंकि आपका ब्रेन आवाज के कारण हुए डैमेज से खुद को उबारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इससे डील करना अच्छी बात नहीं है और कभी कभी तो ऐसा परमानेंटली भी हो सकता है, तो अपने कानों को संभाल कर रखें। लेकिन जब बात जोरदार और परेशान करने वाली आवाज की आती है तो जैक हैमर की आवाज को सबसे ज्यादा कष्टदायक माना जाता है। जिन लोगों ने भी अपने घर के पास में कंस्ट्रक्शन के काम का सामना किया है, ये आवाजें कान को बहुत ज्यादा चुभती हैं क्योंकि आखिरकार एक पेमेंट को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। तोड़फोड़ की आवाज कम से कम 130 डेसिबल जितना साउंड क्रिएट करती है। इसलिए आप कंस्ट्रक्शन वर्कर को हमेशा एयर मफ्स पहना हुआ देखेंगे क्योंकि जैक हैमर का आवाज जो कि 130 डेसिबल का है वो 120 डेसिबल की एम्बुलेंस से 2 गुना है। इसलिए मुझे लगता है जब आप समझ सकते हैं कि ये जरूरी क्यों होता है। लेकिन जैक हैमर तो बस सिटी के हब में हो रही आवाजों का एक हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लंदन अंडरग्राउंड के कुछ हिस्सों में पैसेंजर्स के लिए कम से कम 105 डेसिबल जितनी आवाज होती है। ये वो लेवल है जब हेडफोन्स भी काम करना बंद कर देते हैं और आपके लिए पॉडकास्ट सुनना नामुमकिन हो जाता है। अगर ओवरऑल शहर में हो रही आवाजों की बात करें तो जिसमें ट्रैफिक से लेकर कंस्ट्रक्शन वर्क और कॉन्वर्सेशंस के शामिल होने के कारण इनकी बहुत तेज आवाज होती है। दिल्ली का ऐसा माहौल सच में चौंका देने वाला है। दिल्ली के इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जोन में नॉइज पॉल्यूशन 100 डेसिबल से ज्यादा है। यहाँ तक कि कुछ रेजिडेंशियल एरियाज में भी इसका लेवल 90 डेसिबल तक पहुँचता है। इतने ज्यादा नॉइज लेवल के कारण दिल्ली में रह रहे लोगों को अक्सर सुनने में परेशानियां होती हैं। चाहे वो व्यक्ति 19 साल का हो, उससे बड़ा हो, दोनों को ये तकलीफ देखी जा सकती है। लेकिन त्योहारों के दौरान शहर की आवाज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि इलाहाबाद में गणेश चतुर्थी के दौरान पूरी दीवार पर लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं और इनका कंपटीशन होता है जिसकी कुल आवाज 140 डेसिबल जितनी होती है। लोग जानबूझकर बीच में जाते हैं, इस बात को जानते हुए कि 125 डेसिबल की आवाज पर ही आप अपनी सुनने की क्षमता खो सकते हैं। फिर भी वो पता नहीं क्यों लेकिन खुद को इतनी तकलीफ देते हैं। हालांकि शहर की आवाज हमेशा ही कष्टदायक होती है, लेकिन कुछ आवाज ऐसी भी होती हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, भले ही आप उन्हें सुनने में असक्षम हो। इंसान 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि जो भी आवाज 20 हर्ट्ज से कम होती है हमारे लिए उसको सुनना नामुमकिन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आवाज हमारे बीच है ही नहीं। लेकिन अगर इन आवाजों को हम ऊंचे डेसिबल्स पर बजाएं तो ये जिन आवाजों को हम सुन सकते हैं ना, उनसे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। इस तरह की लो फ्रीक्वेंसी साउंड को इंफ्रासाउंड के नाम से जाना जाता है और अगर इंसानों को 110 डेसिबल के स्तर पर यह आवाज सुनाई जाए तो उनके ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट्स में बदलाव देखे जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान जब लोगों को पावरफुल इंफ्रासाउंड सुनाए गए तो वे बेहोश होने लगे और अपना बैलेंस खोने लगे, क्योंकि इंफ्रासाउंड आंतरिक कान में संतुलन प्रणाली को प्रभावित करता है। 1965 में एयरफोर्स एक्सपेरिमेंट में पता चला कि जिन इंसानों को 151 से 153 डेसिबल्स के बीच 90 सेकंड के लिए एक्सपोज किया गया तो उन्हें उनकी छाती उनके नियंत्रण के बाहर हिलती हुई महसूस हुई। बहुत ज्यादा डेसिबल पर इंफ्रासाउंड के प्रेशर में बदलाव हमारे लंग्स को इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर सकती है और एक तरह से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की तरह काम करने लगती है, या फिर कभी कभी घुटन भी हो सकती है। निर्भर करता है कौन मशीन को कंट्रोल कर रहा है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जिन आवाजों को हम सुन सकते हैं वो भी हमारे शरीर पर कुछ अजीब प्रभाव करती हैं। सिविल डिफेंस के सायरन, जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि मीलों दूर के घर तक इनकी आवाज पहुंच सके और 135 डेसिबल पर ये सायरन निश्चित रूप से इस कैटेगरी में फिट होते हैं।
अगर आप इनमें से किसी सायरन के बेहद नजदीक खड़े हों जब ये आवाज कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा दर्दनाक भी हो सकता है, क्योंकि इस डेसिबल लेवल पर एक अजीब घटना होती है। 135 डीबी पर आपको हल्की ठंडक का अनुभव हो सकता है, क्योंकि हवा का दबाव कथित तापमान को प्रभावित करता है। हालांकि हो सकता है कि इस तरह के सायरन की आवाज से आप बहरे ही हो जाएं। अगर आपके पास में एक वार्निंग सायरन बजने भी लगता है तो इसका कारण माइनिंग ऑपरेशन के कारण हुई लैंडस्लाइड भी हो सकती है। लेकिन जब आपदा नहीं घटी होती है, माइनिंग साइट्स बहुत ज्यादा आवाज करती हैं। पत्थर को तोड़ने और खोदने और पीसने, यहाँ तक कि विस्फोट की मदद से साइट को हर तरफ से ब्लास्ट करना, इसमें इतना ज्यादा आवाज होता है कि इससे 140 डेसिबल जितनी आवाज क्रिएट होती है, जो सच में बहुत ज्यादा है। और यह आवाज कई इंडस्ट्री के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि इस तरह की आवाज जब एक छोटे जीव द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है। अगर आप कभी सेंट्रल या साउथ अमेरिका में ट्रिप पर जाएं तो हो सकता है कि आप अनलकी हों, क्योंकि आपको अभी बंदरों के झुंड की आवाज सुनाई दी है। इन लोगों को इनका काम इनकी आवाज निकालने की काबिलियत से मिलता है, क्योंकि ये 90 डेसिबल जितनी आवाज करते हैं और कभी कभी इनकी आवाज 140 डेसिबल तक पहुंच जाती है। इसके लिए धन्यवाद उनके गले में मौजूद एक विशेष रूप से विकसित अत्यधिक गुंजायमान हड्डी को देना होगा। इन बंदरों के झुंड को आप 3 मील दूर से भी सुन सकते हैं। हाउलर बंदरों द्वारा मैक्सिमम 140 डेसिबल जितनी आवाज निकाल सकते हैं ये लोग, और इतनी तेज आवाज जेट इंजन्स भी करते हैं। हालांकि जेट इंजन्स ये आवाज लंबे समय तक निकाल सकते हैं और इसीलिए वे बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। जब भी आप एयरक्राफ्ट करियर के डेक पर काम कर रहे हो तब आपके लिए ईयर प्रोटेक्शन पहनना बहुत जरूरी है। हालांकि प्रोटेक्शन के साथ भी अगर आप लंबे समय से इसके पास हो तब भी आपको परमानेंट डैमेज का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप जेट प्लेन के पास टेक ऑफ करते हुए खड़े हो तो आप उस आवाज को सुनने के साथ फील भी कर सकते हैं। 142 डेसिबल की जोरदार आवाज से आपका दिल खुद ही तेजी से धड़कने लगेगा, क्योंकि उनकी प्रेशर वेव्स की मदद से आपके रिबकेज में वाइब्रेशन होने लगता है। यदि आपको अपनी रिबकेज प्यारी है तो आपको जेट प्लेन्स के पास खड़ा नहीं रहना चाहिए। अब अगर हम डेंजर जोन में हैं ही तो एक और बात करते हैं। जी हाँ, बंदूक की आवाज। जो भी लोग शूटिंग रेंज में जाते हैं या फिर शिकार करने जाते हैं आसानी से खराब हो सकते हैं अगर वे कानों में प्रोटेक्शन नहीं पहनते तो। हालांकि ज्यादातर बंदूकों की आवाज 150 डेसिबल जितनी होती है, लेकिन कुछ हैंडगन्स जैसे कि .357 मैग्नम रिवॉल्वर 164 डेसिबल जितनी आवाज करती है। बंदूक की गोलियां इतनी जोर की आवाज इसलिए करती हैं क्योंकि जब उनको छोड़ा जाता है तब बारूद के कारण उन पर दबाव पड़ता है, और बाकी सब आवाजों से अलग जब बंदूक से फायरिंग की जाती है यह आवाज हमारे कानों से सिर्फ कुछ ही इंच की दूरी पर होती है, जिसका मतलब यह है कि डिस्टेंस के दूर होने से डेसिबल कम नहीं होंगे। लेकिन विस्फोट के लिए आपको सिर्फ बंदूकों की जरूरत नहीं है। लाइव कॉन्सर्ट की आवाज भी बहुत जोरों की होती है। अपने फेवरेट आर्टिस्ट को नजदीक से सुनने का मजा कुछ और ही होता है भाई। लेकिन अगर आप लाइव कॉन्सर्ट स्टेज के काफी नजदीक खड़े होते हैं जहां बहुत से स्पीकर्स हैं तो आप जानते होंगे कि कभी कभी स्पीकर्स 4 लाख वॉट्स तक पहुंच जाते हैं। ये स्पीकर्स आपके कानों तक म्यूजिक 130 डेसिबल पर ले आते हैं, लेकिन कभी कभी 145 डेसिबल पर भी, जो कि पीछे तक आवाज पहुंचाने के लिए अच्छा है। लेकिन उनके लिए जो नजदीक खड़े हैं उनके लिए यह आवाज उनकी बर्दाश्त क्षमता से बाहर है। और अगर आप लगातार इन स्पीकर्स के पास खड़े रहे तो आपको सुनने की तकलीफ हो सकती है। इस लेवल पर आपकी बॉडी धीरे धीरे वाइब्रेट होने लगेगी और वो आवाज भी विकृत होने लगेगी। लेकिन म्यूजिक ही ऐसी चीज नहीं है जिससे सुनकर इंसानों को मजा आता है। हमें पटाखों की आवाज सुनकर भी काफी मजा आता है। सही एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आप डिज्नीलैंड में हो रही पटाखों की आवाज को 50 मील दूरी पर भी सुन सकते हैं। रोल क्लिप। ये तो अच्छा है, ज्यादातर वक्त हम पटाखों को दूर से आसमान में फटता हुआ सुनते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए अगर कोई पटाखा आपके बिल्कुल बगल में फटता है तो आप 150 डेसिबल जितनी आवाज सुन सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपको इससे तकलीफ होने वाली है।
150 डेसिबल आवाज कोई मजाक नहीं है। इस बिंदु के आसपास शुद्ध ध्वनि का एक निरंतर विस्फोट गहरे पानी में गोता लगाने पर अनुभव किए गए संपीड़न के समान महसूस होगा। इससे भी बुरी परिस्थिति तब होगी अगर आप लार्ज यूरोपियन एक्रोस्टिक फैसिलिटी मेन चैम्बर में लॉक हो जाएं। यहाँ पर दो बड़े बड़े हॉर्न हैं जिन्हें नाइट्रोजन की मदद से बजाया जाता है और ये 154 डेसिबल जितनी आवाज निकाल सकते हैं। हालांकि जब ये बज रहा होता है तब किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। ये कुछ ऐसा सुनाई देता है, लेकिन इसकी आवाज और भी ज्यादा तेज होती है। इतनी जोर की आवाज को हम कई जेट प्लेन्स के साथ उड़ने की आवाज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इस सिस्टम को इसीलिए बनाया गया है ताकि लिबर्टियों के प्रति एयरक्राफ्ट के रेजिस्टेंस को चेक किया जा सके। ये वाइब्रेशन इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इनसे किसी इंसान की मौत भी हो सकती है। मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं भैया कभी इस आवाज को खुद से सुनना नहीं चाहूंगा। अगर आप एक और एक्सट्रीम साउंड का अनुभव करना चाहते हैं तो इसमें आप टॉप फ्यूल ड्रैग रेसिंग व्हीकल्स को अपना काम करते हुए देख सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि जब इन कारों के काम करने की शुरुआत होती है तब ये 160 डेसिबल जितनी आवाज कर सकते हैं। इनके द्वारा प्रोड्यूस की गई आवाज इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, इससे थोड़ी देर के लिए आपकी दृष्टि भी धुंधला सकती है और ये आपके निगलने की क्षमता को भी इफेक्ट कर सकता है। भले ही आपने ईयर प्रोटेक्शन क्यों ना पहना हुआ हो, हर एक साउंड वेव की कंपैरिजन और एक्सपेंशन को आप अपने अंदर होता हुआ महसूस कर सकते हैं और इसके कारण आपको नोजिया जैसा भी अनुभव हो सकता है। तो अगर आप खुद को ह्यूमन शेक वेट नहीं बनाना चाहते तो इन ड्रैग रेसिंग इवेंट से दूरी बनाकर रखें। एक और आविष्कार है जिसे मैक्सिमम आवाज के लिए बनाया गया है। ये है मदर ऑफ ऑल स्पीकर्स, जिसे MOAS के नाम से बुलाया जाता है। ये एक विशालकाय नाइट्रोजन से इंजेक्ट और डीजल से फ्यूल किया गया हॉर्न है जिसे US आर्मी ने गल्फ वॉर के दौरान बनाया था। इसे युद्ध के मैदानों में आत्मसमर्पण करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये 56 फुट लंबा हॉर्न WAS 3000 एकॉस्टिक मॉड्यूलर सोर्स का इस्तेमाल करके 165 डेसिबल जितनी आवाज कर सकता है, जो पास में आने वाले टैंक और हेलीकॉप्टर की आवाज की नकल भी कर सकता है। हालांकि ये कभी युद्ध के मैदान तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी एयरपोर्ट पर नॉइज कैंसलिंग इक्विपमेंट को टेस्ट करने के लिए भी की जाती है। लेकिन अगर कभी आपका सामना इतने बड़े हॉर्न से हुआ तो ध्यान रखिएगा कि जब वो बज रहा हो तब आप उसकी बड़े छेद की तरफ ना खड़े हों। सिर्फ मदर ऑफ ऑल स्पीकर्स ही युद्ध के मैदान में बहुत ज्यादा शोर मचाती है। जो भी सैनिक वॉर जोन में अक्सर जाते हैं उन्हें भी सुनने में तकलीफें होती हैं और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कुछ शस्त्रों को इसीलिए इस तरह से डिजाइन किया गया होता है। स्टन ग्रेनेड्स को दुश्मन को भटकाने के लिए डिजाइन किया गया है और जब इन्हें डेटोनेट किया जाता है तब ये 170 से 180 डेसिबल जितनी आवाज करते हैं, जिससे किसी के भी कान के पर्दे खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए फ्लैश बम ग्रेनेड काफी नहीं था तो मैं आपको बता दूं कि नासा स्पेस शटल भी भयंकर आवाज करता है। अगर कोई रॉकेट ब्लास्ट होने वाला होता है तो आपको उसके पास में खड़ा होने नहीं दिया जाता और जो भी लोग इसे एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें आधे मील की दूरी पर खड़ा रहने के लिए कहा जाता है। ज्यादातर प्रमुख अंतरिक्ष यान के शटल थ्रस्टर से लगातार 165 से 170 डेसिबल जितनी आवाज नॉन स्टॉप जनरेट करते हैं, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं रहती। नासा के अभिमानी सैटर्न V रॉकेट की आवाज लॉन्च पैड पर 204 डेसिबल तक मापी गई। कल्पना कीजिए कि आप इस तरह के लॉन्च के बेहद नजदीक खड़े हैं, इस बात को अज्यूम करते हुए कि आप खुद को उसकी आग से बचा पाने में सक्षम हैं, लेकिन आपके कान आपको इनसे हो रही आवाज से नहीं बचा पाएंगे क्योंकि इनकी वाइब्रेशंस के कारण आपकी मौत हो सकती है। लेकिन सिर्फ सोल्जर्स और एस्ट्रोनॉट एकमात्र ऐसे लोग नहीं है जिन्हें आवाज से खतरा है। स्पर्म व्हेल एक ऐसा जीव है पृथ्वी पर जो कि सबसे खतरनाक आवाज करता है। ये बीस्ट कम से कम 68 फीट लंबी होती है। अपने बल्बनुमा गुंजायमान सिरों के माध्यम से हवा को धक्का देते हैं और क्लिक की आवाज करते हैं। सोनार के रूप में कार्य करते हुए क्लिक की आवाज सैकड़ों मील दूरी पर दूसरी स्पर्म व्हेल तक पहुंचती है और इनकी आवाज 230 डेसिबल जितनी हो सकती है।
लेकिन पानी हवा की तुलना में सघन होने के कारण जमीन की तुलना में समुद्र में इनकी आवाज बहुत ही ज्यादा जोर से सुनाई देती है। जब कोई स्पर्म व्हेल की क्लिक्स की रेंज में तैर रहा होता है तो तैराकों का कहना है कि उन्हें उल्टी और चक्कर आने जैसा महसूस होता है, और कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि उनकी बॉडी गड़बड़ होने लगती है। अगर आप इन क्लिक्स के पास तैरते हैं तो हो सकता है कि आपके कान के पर्दे फट जाएं, और अगर आप सीधे इनके सामने खड़े हो गए तो इतनी ज्यादा एनर्जी के कारण आपकी मौत भी हो सकती है। बस फिर आप हमेशा हमेशा के लिए मछलियों के साथ सो जाएंगे। स्पर्म व्हेल की क्लिक के अलावा ज्यादातर आवाज जो कि 194 डेसिबल को एक्सीड करती है वो सिर्फ आवाज नहीं होती। इस एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण साउंड वेव इतनी ज्यादा एम्पलीफाई होती है जिसके कारण आपको आवाज के साथ साथ एक शॉक वेव का भी अनुभव होता है। इस लेवल पर वेव्स हवा में इतनी ज्यादा फोर्स से पास होती है कि ये आवाज तक डैमेज कर सकती है। इसीलिए जो भी आवाज 194 डेसिबल के ज्यादा होते हैं उन्हें एक्सप्लोसिव कहा जाता है। ऐसा ही मामला था जब LLAC नेशनल एक्सप्लोरेटर लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने 2019 में 270 डीबी पर सबसे तेज आवाज रिकॉर्ड की गई। उन्होंने पानी के छोटे जेट पर शक्तिशाली एक्स-रे को नष्ट कर दिया जिसके कारण एक शॉक वेव चेन रिएक्शन हुआ था जो कि डेसिबल तक में तब तक बना रहा जब तक कि वाष्प से भरे बुलबुले 270 डीबी की सीमा पर नहीं पहुंच गए। इसे कहते हैं भैया जोरदार आवाज। लेकिन अगर हम विस्फोट और शॉक वेव की बात कर ही रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब से अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। कहा जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ न्यूक्लियर ब्लास्ट 200 डेसिबल जितना था, लेकिन कहते हैं कि यह अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट नहीं है। अब तक के सबसे बड़े परमाणु विस्फोट जार बोम्बा के विस्फोट का अनुमान इसके केंद्र में 224 डीबी से लेकर 280 डीबी तक है, और इस तरह के न्यूक्लियर ब्लास्ट को 300 मील की दूरी से भी सुना जा सकता है, और ये छोटे घरों को भी दूर से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो इसमें कहने की कोई बात नहीं कि आप कितने भी एयर प्रोटेक्शन क्यों ना पहने हुए, आपको आवाज से कोई नहीं बचा सकता। जाइंट फायरी बॉल से बुरा और भी कुछ है। अब इसके लिए हम सूरज की बात करते हैं जो इस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठता है और काफी तेज आवाज करते हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि 290 डेसिबल तक आवाज करता है ये, और मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके हम इसे ऑडियो रेंज में सुन सकते हैं और ये कुछ इस तरह सुनाई देगा। लगता है कि सूर्य को भी संगीत का ज्ञान है। हालांकि आवाज अंतरिक्ष के स्पेस से बाहर ट्रेवल नहीं कर सकती, इसीलिए इसे सुनने के लिए हमें सूर्य के एटमॉस्फेयर में रहने की जरूरत है। लेकिन अगर हम इसे पास से सुनने जाते हैं तो हमें कान को हुए नुकसानों से ज्यादा और किसी तरह के डैमेज से निपटना होगा। बाप रे, बड़ी गर्मी लग रही है। जब बात प्रकाश की चमक के साथ जोरदार धमाकों की आती है तो गिरने वाले उल्कापिंड से ज्यादा ताकतवर और क्या हो सकता है, क्योंकि ये आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से हमारे वातावरण में प्रवेश करते हैं। वे हवा से तेजी से कम हो जाते हैं जिससे हमें सोनिक बूम का अनुभव होता है। ऐसा एक उदाहरण 2013 का चेल्याबिंस्क मेट्योर था। रशिया में डैश कैम के साथ ड्राइविंग करने वालों ने इस मेट्योर को गिरते हुए कैप्चर किया था, जिससे दुनिया को इसके विस्फोट की आवाज सुनाई दी। आश्चर्य की बात यह है कि इस ब्लास्ट में 180 डेसिबल एम मापा गया और ऊपर के सोर्स से 3 मील दूर का माप है। लेकिन इस ब्लास्ट की तुलना हम 1908 की तुंगुस्का घटना से भी कर सकते हैं, जब एक मीटेओराइट का विस्फोट हमारे एटमॉस्फेयर में हो गया था और इसकी आवाज सोर्स पर 300 डेसिबल से भी ज्यादा थी। रशिया के ऊपर एयरबस्ट इंग्लैंड में बैरोमीटर पर दर्ज करने के लिए काफी शक्तिशाली था और यहां तक कि एक साइबेरियाई व्यक्ति को उसने अपने पोर्च की रॉकिंग चेयर से गिरा दिया। ये घटना साबित करती है कि इस तरह के विस्फोट को सुनना आपके जीवन काल में भी संभव है, लेकिन अगर इसकी भयावहता तुंगुस्का इवेंट जितनी है तो आप यही उम्मीद करेंगे कि ये आपके आसपास कहीं भी ना हो। आपने इनमें से कौन सी आवाजों का अनुभव किया है, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।